गुड मॉर्निंग। एक सॉफ्टवेयर अपने को डाउनलोड करना है, जैम्प। जैम्प आप डाउनलोड क्लिक इसमें सर्च बार में लिखेंगे और इस वेबसाइट पर जाएंगे। आज ही करवा देता हूँ, है ना। तो मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। हो सकता है कि बड़ा हो, आप लोगों के पास अभी इंटरनेट इतना ना हो, तो आप लोग कर लीजिएगा। मेरे पास है पहले से डाउनलोड वाला, पर मैं बता देता हूँ कौन सा। अब देखिए, इसमें जाएंगे डाउनलोड के सेक्शन में, ये वाली लिंक भी मैं लिख देता हूँ, जैम्प वाली। और इसमें कौन सा आपको डाउनलोड करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अपने को लेटेस्ट अभी यूज नहीं करना है, 8.0 लेटेस्ट चल रहा है पीएचपी का वर्जन। तो अपन क्या करेंगे, 7.4 डाउनलोड करेंगे, है ना। 7.4 वाला अपन डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास विंडोज है तो ये वाला डाउनलोड करेंगे, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो भी यहाँ 7.4 का अपने पास है। अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो भी यहाँ पर 7.4 का है। तो मैक का मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन विंडोज में और लिनक्स में मैंने यूज किया है, तो 7.4 इजिली अपना डाउनलोड हो जाता है। और नेक्स्ट 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 करके अपन उसको सेव कर सकते हैं, मतलब रन कर सकते हैं, है ना। तो वो आप कर लीजिएगा डाउनलोड। लिंक लिंक में क्लिक करेंगे तो ये क्या है, डाउनलोड हो जाएगा। लगभग 160 MB का है ना। तो 7.4 वाला अपने को करना है। डायरेक्ट मैं इसकी लिंक भी दे देता हूँ, कॉपी शो ऑल, और यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी लिंक एड्रेस, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ सबसे नीचे, डाउनलोड दिस वर्जन। तो इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन में ऐसा लगता है कि अच्छे से इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, तो अपन अगली क्लास में देख लेंगे। मतलब 10-20 सेकंड लगता है इंस्टॉल होने में, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो क्या है कि वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा एग्जिस्टिंग मेरा जो कोड है। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो इंस्टॉल करने में, तो हो सकता है मैं एक वर्चुअल पीसी में दिखा दूं कि कैसे वो इंस्टॉल होगा। तो आज तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, किसी और दिन अपन देख लेंगे जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी। तो ये डाउनलोड अपना कंप्लीट हो गया है। इसको ओपन करोगे तो ऐसी नॉर्मल सा नेक्स्ट नेक्स्ट की प्रोसेस आएगी। पासवर्ड भी मांग सकता है, सॉरी, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है अपने को डायरेक्ट, और वो इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे ये खुलेगा। अभी ये क्या है, यूएसी, हाँ ये वाला आएगा, वार्निंग आएगी, तो इसको ओके कर देना। मतलब ये कुछ, मतलब गलत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना करते जाओगे, कुछ भी अपने को सेलेक्ट नहीं करना है। सी ड्राइव में जाएगा, सी ड्राइव में ही जाने देना। और नेक्स्ट नेक्स्ट अपने को करना है, और उसको क्या करना है, फिनिश कर देना। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे सर्वर में एरर आने लगेगी, ठीक है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आगे का जो अपना काम है वो इसी पर होगा, है ना। ये क्या करता है कि एक वर्चुअल अपने को सर्वर दे देता है, जहां पर कि अपन फाइल रख के रन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि एक मेरा जो सर्वर है वो इस तरह का अपने को फोल्डर बना के देगा। जैसे htdocs एक सी ड्राइव में जैम्प करके htdocs एक फोल्डर देगा। किस तरह से, आप एक नोट पैड में लिख लीजिए, सी ड्राइव के अंदर जैम्प, और इसके अंदर एक htdocs करके DOCS, ये फोल्डर वो बना के देगा। तो इस फोल्डर के अंदर जो भी अपन फाइल या फोल्डर लिखेंगे, वो क्या करेगा, एज अ सर्वर रन करेगा, है ना। तो यहाँ क्या करता हूं मैं, एक index.html फाइल बना लेता हूँ, न्यू फोल्ड फाइल, इसी में बना के सेव कर लेता हूँ। Ctrl N, सेव। सी ड्राइव में गया, मेरे में अपाचे है ना। आपके में जैम्प आएगा, जैम्प के अंदर htdocs का फोल्डर। यहाँ मैं क्या करता हूँ, index.html करके एक पेज मैंने सेव करा।
ठीक। और यहाँ लिखता हूं मैं वही HTML का अपना पूरा कोड, डॉक्यूमेंट माई सर्वर, है ना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ H1 लिखा मैंने, और यहाँ क्या करता हूं मैं, दिस इज माई फर्स्ट सर्वर पेज। ठीक। अब मेरा क्या होगा कि सर्वर किस तरह से चलेगा, यहाँ मैं लिखूंगा http:// अब इस तक क्या करते थे अपन, फाइल से एक्सेस करते थे। जैसे ये एपीआई कॉलिंग, ये फाइल से एक्सेस करते थे। यहाँ फाइल प्रोटोकॉल लिख के आ रहा है ना, फाइल। और यहाँ पूरा पाथ आता था कि ई ड्राइव के अंदर बैकअप, फिर क्लास 8, फिर प्रॉमिस नाम का फोल्डर है, फिर index.html फाइल है, ये रन होती थी। लेकिन अब क्या होगा, लोकल होस्ट में चलेगी अपनी लोकल होस्ट, फिर लोकल होस्ट के आगे अपन लिखेंगे index.html, जो भी अपन ने फाइल बनाई। तो इस तरह फिर अपन क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। पूरा अपने को पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। और ये देखिए, दिस इज माय फर्स्ट सर्वर पेज, ये रन होगा। तो आज से हम बैकएंड का यूज करेंगे, बैकएंड का सिस्टम यूज करने की ट्रेनिंग लेंगे, जो भी है उसके बारे में सीखेंगे, है ना। तो उसके बारे में क्या है अपने को कि बैकएंड क्या होता है, ये तो अपने को पता ही है कि दो अपने पास चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैकएंड। फ्रंट एंड में वो सारी चीजें होती हैं जो यूजर को दिखती है ना। तो अभी तक हमने क्या किया था कि HTML CSS को स्टाइल करके हमने फ्रंट एंड बनाना सीखा था, कि फ्रंट एंड में यूजर को कैसा दिखेगा, कैसा नेविगेट होगा, कोई इंटरेक्शन करेगा तो वो कैसे परफॉर्म होगा, क्लिक इवेंट क्या होता है ना। जिसमें भी क्लिक करेगा वो कैसा उसको एक्शन देना है अपने को। तो ये हमने सीख लिया है क्या, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। अब क्या होगा कि सर्वर साइड की लैंग्वेज सीखेंगे, कि जैसे कि PHP, और एक RDBMS सीखेंगे लाइक MySQL, जो हमारे पास अवेलेबल है। तो उस दिन मैंने लास्ट जो हमारी क्लास लगी थी, तो मैंने एक सिस्टम आपको जैम्प इंस्टॉल करने के लिए बोला था। तो आप जब जैम्प इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ पर एक जैम्प जब आप सर्च करोगे, तो आपको यहाँ पर एक वो मिलेगा, इंटरफेस मिलेगा इस तरह का। जैम्प आप सर्च करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि मेरे में इंस्टॉल वाला नहीं है, दूसरा इंस्टॉल है। और मेरे को ज्यादा मतलब उसका टाइम भी नहीं मिला, मतलब रिसर्च करने का कुछ इसके बारे में। तो इस तरह का आइकन मिलेगा आपको, और कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ये वाला आपको इंटरफेस मिलेगा, जिसमें कि आप कई सारी चीजें आपको इसमें दिखी लिखी रहेंगी, है ना। अरे क्लिक तो हो गई। इस तरह की चीजें होंगी। और यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ मॉड्यूल लिखे होंगे कि कौन सा मॉड्यूल है ना। और यहाँ पर बहुत सारी बटन होगी। तो आपको क्या करना है, अपाचे और MySQL दोनों में क्लिक करेंगे आप, और स्टार्ट बटन में, उसके रिस्पेक्ट में जो भी स्टार्ट बटन है उसमें आप क्लिक करेंगे। मतलब अपाचे के सामने जो स्टार्ट बटन है उसमें क्लिक करेंगे तो अपाचे स्टार्ट हो जाएगा, और MySQL के आगे आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर आपको जैसे ही जब स्टार्ट हो जाए, ये देखिए, जब स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये ग्रीन कलर में आ जाएंगे। जब अपाचे को आप स्टार्ट करोगे तो ये क्या होगा, ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। MySQL को स्टार्ट करोगे तो ये ग्रीन कलर में आएगा। तो देखो, अपाचे में क्या बता रहा था, पोर्ट 80 और पोर्ट 443। अपना जो HTTP प्रोटोकॉल होता है वो कौन कौन से पोर्ट में वर्क करता है, 80 और 443। जब HTTPS उसमें लगा देते हैं, है ना, सिक्योर वेबसाइट होती है वो 443 पोर्ट में रन होती है ना। तो इसमें ज्यादा अपन को ध्यान नहीं देना है, बस आपको स्टार्ट करना है। और MySQL किस पोर्ट में वर्क करती है, 3306 में। ठीक। तो ये अपन स्टार्ट कर देंगे, और डायरेक्ट अपन आ जाएंगे कहां पर, ब्राउजर में। यहां लिखेंगे लोकल होस्ट
है ना, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, इतना आप लिखोगे और इंटर प्रेस करोगे तो देखो इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस मिलेगा, एक वेबसाइट खुल के आपको मिलेगी, है ना, इस तरह से। यहाँ लेफ्ट साइड में आपके बहुत सारे डेटाबेस होंगे जो पहले से क्रिएटेड होंगे। तो बाय डिफॉल्ट कुछ डेटाबेस जो होते हैं वो पहले से क्रिएटेड रहते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये आपको पहले से क्रिएटेड मिलेगा। फिर परफॉर्मेंस स्कीमा, ये आपको पहले से मिलेगा। एक टेस्ट डीबी करके होता है, वो क्रिएट पहले से आपको मिलेगा। ये वाली टेस्ट डीबी आपको पहले से क्रिएट करके मिलेगी अगर मिलेगी। एक SYS वाला आपको पहले से क्रिएट करके मिलेगा। तो आपको उन डेटाबेसेस को मतलब टच करने की जरूरत नहीं है, वो आप बने रहने देंगे जो 3-4 पहले से बने रहते हैं। आपको अगर नया बनाना है तो ऊपर एक बटन होगी न्यू, उसमें आप क्लिक करोगे तो न्यू आपको पेज खुलेगा जहां पर आप डेटाबेस बना सकते हो। तो यहाँ डेटाबेस का आप नाम लिखिए, है ना। तो डेटाबेस का मैं एक नाम लिखता हूं, MySQL लर्न, MySQL_learn। अब देखिए इसको डेटाबेस के नाम देने के पीछे भी मतलब थोड़ा सा रूल होता है कि आपको सारी चीजें स्मॉल लेटर में लिख के रखनी है। अभी मतलब आप कैपिटल में दे सकते हो वो चलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी चीजें स्मॉल लेटर में लिख के रखिएगा। और जब भी कोई दो वर्ड को आपको ज्वाइन करना हो तो उसको किससे ज्वाइन करेंगे अपन, उसको ज्वाइन करेंगे अंडरस्कोर से। जब भी दो वर्ड को अपने को ज्वाइन करना हो तो उसको अंडरस्कोर से ज्वाइन करेंगे। इससे फायदा क्या होता है कि कुछ जो डेटाबेस होते हैं पुराने वर्जन के, या कुछ जो अपग्रेड हो सकता है आए तो उसमें चेंजेस हो, तो मैंने तो देखा है कि जो कैपिटल इस लेटर में अपन देते हैं डेटाबेस का नाम या टेबल का नाम या फिर कोई कॉलम का नाम, तो उसको वो ऑटोमेटिक क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे मान लीजिए मैं क्या लिखता हूं, MySQL और इस तरह से लर्न, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको स्मॉल लेटर में वो ऑटोमेटिक, कभी कभी जब हम डेटाबेस को माइग्रेट करते हैं या एक दूसरी जगह अपन क्या करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अभी बताऊंगा मैं क्या होता है वो, पर करते हैं तो वो क्या होता है, वो स्मॉल लेटर में कर देता है। तो हमारी जो कोडिंग हमने बैक एंड में सारी चीजों टेबलों के नाम हमको देना पड़ता है कि किस टेबल से अपन डेटा लेके आ रहे हैं, किस टेबल में अपन डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो पूरा कोड फिर हमको रिराइट करना पड़ता है ना। तो ध्यान रखेंगे सारी चीजें स्मॉल में देंगे। और जब दो वर्ड को, जैसे MySQL एक वर्ड हुआ, लर्न दूसरा वर्ड हुआ, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आप अंडरस्कोर के साथ उसको ऐड करेंगे, ठीक ना, MySQL_। फिर इसके आगे देखिए आपको लिखा है यहाँ, ये कलेक्शन, ये डेटाबेस इंजन का होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी सेलेक्ट रहेगा उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे और उसको कर देंगे क्रिएट, ठीक। वो क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में कि वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ये ऊपर पहले से MySQL क्या है बना रहा होगा डेटाबेस, है ना। तो वो क्या करता है, उन सबको एक ग्रुप में डाल देता है जो सिमिलर नेम के होते हैं। जैसे MySQL, इसमें MySQL इसका भी नाम है, फिर MySQL लर्न बनाया है, तो उसको उसने क्या कर दिया है, एक ग्रुप कर दिया है ना, कि एक मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके वो उसने इवेंट ऐड कर दिया है। और यहाँ क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, उसको ओपन और मतलब एक्सपांड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। तो MySQL लर्न हमने डेटाबेस बनाया है, उसमें क्या करते हैं, उसमें आप क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको बोलेगा टेबल को क्रिएट करने के लिए, कि टेबल को अपने क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजें अब हम क्या करेंगे, इससे नहीं करेंगे, मतलब माउस से नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, सारी चीजें लिख के करेंगे, है ना। तो जिससे अपने को सिंटेक्स जो है वो याद रहे, क्योंकि ये हमको लिखना पड़ता है। जब हम अपन PHP का कोड लिखेंगे ना, तो वहां ऐसे आपको इंटरफेस नहीं मिलेगा, वहां हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन वैसे तो उसमें भी क्रिएट कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, मतलब कोड से भी अपन कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने को क्या करना है, सेलेक्ट
मतलब लोकल होस्ट में जब आप PHP माई एडमिन कैसे खोलोगे ना, तो यहाँ सर्वर में क्या है, लोकल होस्ट लिख के आएगा। जब आप कोई डेटाबेस सेलेक्ट करोगे तो उसके आगे कि ये वाला डेटाबेस सेलेक्टेड है, वो क्या है बताता है। लेकिन अभी क्या है कि हम सिर्फ लोकल होस्ट में हैं। तो यहाँ जाएंगे एसक्यूएल में, यहाँ से आप यहाँ डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। मतलब एसक्यूएल में जाओगे तो यहाँ आप लिख सकते हो क्वेरी। तो बैकएंड में कैसे वर्क होता है वो हम देखते हैं कि किस तरह की कोडिंग रन होती। तो जैसे अपने को क्या है, पूरे डेटाबेस की लिस्ट देखनी है, तो लिखेंगे सो डेटाबेसेस, है ना, स्पेलिंग याद रखेंगे और ये लिखते जाइए, है ना, ये लिखते जाइए कि सारे डेटाबेस की अपने को अगर लिस्ट देखनी है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सो डेटाबेसेस। अब देखिए ये जो माइस्क्यूएल होता है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है ना। तो आप अगर कैपिटल लेटर में भी लिखेंगे सो डेटाबेसेस तो भी वो सेम एक्शन परफॉर्म करेगा। और लास्ट में अपने को सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना, है ना। जब भी अपनी लाइन सिंटेक्स अपना एंड होगा तो उसमें सेमीकोलन लगाना। फिर सो डेटाबेसेस ये हमने लिखा, और यहाँ देखिए राइट साइड में यहाँ गो की बटन है, लिखा हमने सो डेटाबेसेस, यहाँ गो की बटन में अपन क्लिक करेंगे तो जितने भी अपने अभी सिस्टम में डेटाबेस हमने बना के रखे हैं वो सारी चीजें अपने को यहाँ मिल जाएगी। जैसे माइस्क्यूएल लर्न अपन ने बनाया है, और भी बहुत सारी मैंने डेटाबेस बनाए हैं तो वो मेरे पास हैं। एक्चुअली मुझे ये सब दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि ये कुछ मेरी कंपनी के हैं, तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा, इसको कुछ ना कुछ कर देंगे। फिर आगे क्या है देखते हैं अपन कि जैसे अपने को क्या है, फिर आते हैं एसक्यूएल में। तो अभी अपन ने क्या चलाया है, सो डेटाबेसेस और सेमी कॉलन लगाया है और गो किया। तो यहाँ क्या करता है, वो पूरे डेटाबेस का नाम दे देता है। ठीक, फिर एसक्यूएल में अपन जाएंगे और यहाँ लिखेंगे यूज डेटाबेस का नाम माई एसक्यूएल स्मॉल में। अब देखिए यूज जो है ये किसका कीवर्ड है, माइस्क्यूएल का। तो इसको आप कैपिटल स्मॉल जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन आपने डेटाबेस का नाम, यूज डेटाबेस, यूज कीवर्ड यूज करते हैं अपने को डेटाबेस स्विच करने के लिए। तो अब हमने डेटाबेस का नाम क्या लिखा, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर लर्न। तो लिखेंगे माइस्क्यूएल अंडरस्कोर लर्न और सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है ना। तो यूज माइस्क्यूएल लर्न इसको करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला डेटाबेस सेलेक्ट हो जाता है। अब कोई भी क्वेरी अपन चलाएंगे तो वो किस में चलेगी, अपनी इस वाले डेटाबेस में चलेगी। तो PHP माई एडमिन इतना नहीं समझता है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस डायरेक्ट डेटाबेस में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर वो डेटाबेस सेलेक्टेड हो जाएगा, है ना। बैकएंड में वो क्वेरी यही चलाता है, वो क्या करता है माइस्क्यूएल डेटाबेस में माइस्क्यूएल लर्न वो क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। अब जितनी भी क्वेरी चलाएंगे एसक्यूएल में जाके तो ये किस में चलेगी, ये इस वाले डेटाबेस में चलेगी, है ना, इस वाले डेटाबेस में चलेगी। ये समझ में आ गया आपको क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस। उसके लिए कमांड होती है क्रिएट। देखिए अभी क्या है, मैंने आपको क्रिएट करना इससे बताया था, ऐसे भी कर सकते हैं क्रिएट। अब क्रिएट जो है कीवर्ड है वो माइस्क्यूएल का है ना। तो क्रिएट डेटाबेस ये भी माइस्क्यूएल का है। अब डेटाबेस का नाम लिखना है, क्रिएट कोई भी डेटाबेस अपने को बनाना है तो लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अब लिख लेता हूं माइस्क्यूएल अंडरस्कोर लर्न और 1 डाल देता हूं क्योंकि पहले से माइस्क्यूएल लर्न जो है अपने पास पहले से अवेलेबल है। इतना लिखा मैंने और क्या, गो। देखिए माइस्क्यूएल लर्न नाम से डेटाबेस क्या है, क्रिएट हो गया। तो कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अपने को कौन सी कमांड लिखनी पड़ती है, क्रिएट डेटाबेस, है ना, ये कीवर्ड है। और डेटाबेस का नाम, जो भी अपने को डेटाबेस क्रिएट करना है उसका नाम लिखना पड़ता है। तो वो लिखेंगे तो क्या होगा, अपना डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली डेटाबेस को सेलेक्ट करना है तो क्या लिखना पड़ता है, यूज डेटा माई एसक्यूएल और डेटाबेस का जो भी लर्न 1, है ना।
तो अभी क्या है, मेरे पास उस तरह का इंटरफेस नहीं है, मेरे पास शायद है, आपको इस तरह का MySQL का इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा, है ना। मैं लिखता हूँ रूट। हाँ, देखिए सारी चीजें मैं क्या करता हूँ, कमांड में बताता हूँ। ये आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं मिलेगा, किसमें, जब आप XAMPP इंस्टॉल करोगे। एक्चुअली क्या है, मैंने MySQL सारी चीजें अलग अलग से इंस्टॉल करी है, तो मेरे को इस तरह का इंटरफेस मिला, है ना। तो ये कमांड लाइन में चलता है। यहाँ लिखता हूं मैं सो डेटाबेसेस और इंटर किया मैंने। तो ये देखिए सारी जो अपने डेटाबेस अपन ने बनाया था, देखिए MySQL लर्न और MySQL लर्न 1, ये हमने डेटाबेस बनाया है। तो वो क्या करता है, दिखा रहा है कि ये वाले बने हुए हैं, है ना। फिर अपने को डेटाबेस को यूज करना है कि किसी भी डेटाबेस में अपने को टेबल बनानी है या फिर आगे का काम करना है, तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के लिए अपना कमांड होती है यूज MySQL और लर्न, जो भी अपना डेटाबेस का नाम है, यूज कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे डेटाबेस का नाम। इंटर किए तो देखिए यहाँ लिखता है ना डेटाबेस चेंज्ड, मतलब हम कोई पहले और कोई डेटाबेस अपना सेलेक्टेड रहा होगा, अब कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड हो गया है, MySQL डेटाबेस सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो अपने को जब ये इंटरफेस मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें नहीं बताता हूँ, जो आपको मिलेगा उसी में अपन काम करते हैं। तो डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड अपन कमांड चलाएंगे, यूज, और फिर डेटाबेस का नाम। क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम स्मॉल लेटर में, और 2 वर्ड को जोड़ने के लिए अंडरस्कोर का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाला सेलेक्ट हो गया हमारा डेटाबेस। अब इसके अंदर अपने को क्या करनी है, टेबल्स बनानी है, या टेबल जो पहले से बनी हुई है उनको देखनी है। तो MySQL को भी पढ़ने के लिए आप W3 स्कूल सर्च करेंगे, MySQL W3 स्कूल, तो आपको क्या है कि पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा जो भी अपने पास होते हैं। तो अपन एक सीक्वेंस में देखेंगे। अभी क्या देखा है हमने, क्रिएट डेटाबेस, तो क्या लिखते हैं कमांड, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, है ना। और एग्जाम्पल क्या है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ये टेस्ट डीबी इसने क्या किया, दिया है। इसने क्या है, कैपिटल में दिया है, अपने को स्मॉल में रखना है, ये याद रखिए, ठीक। फिर मान लीजिए कोई डेटाबेस आपको डिलीट करना है कि भाई गलती से बन गया है, अब इसको डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे अपन, देखो यहाँ लिखा है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। लिख के देखते हैं, यहाँ करके देखते हैं, ड्रॉप, तो यहाँ ड्रॉप करना है तो पहले उस डेटाबेस से बाहर अपन निकल आते हैं, लोकल होस्ट में जाएंगे, एसक्यूएल में करेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम MySQL अंडरस्कोर LEAR लर्न, और सेमीकोलन लगाएंगे और गो करेंगे। वो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा, कैन नॉट टाइप डजंट एग्जिट MySQL, सॉरी, और इसको क्या करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। देखिए यहां से भी अपना क्या है, डिलीट हो जाएगा। डेटाबेस क्या होता है समझेंगे, है ना। अभी देखते हैं क्या होता है डेटाबेस। मैं सिर्फ नॉर्मल एक बाहर से इंट्रोडक्शन दे रहा था कि इस तरह से अपना क्या है, डेटाबेस बनता है, डेटाबेस क्रिएट होता है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है ना, और उसके बारे में सीखेंगे। तो यही मैंने रेफरेंस आपको बताया है क्या, कि डेटाबेस को जब आपको पढ़ना है, उसको डीप में पढ़ना है, तो अपन क्या करेंगे, W3 स्कूल में MySQL सर्च करेंगे, और अपन क्या है कि MySQL वाले पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी कि MySQL क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना, और ये किस तरह का होता है, मतलब उसके बारे में आपको डिटेल मिलेगी। तो देखिए कुछ चीजें हैं कि MySQL इज ए वाइडली यूज रिलेशनल डेटाबेस। अभी हमारे जो कोर्स सिलेबस में हम पढ़ेंगे, वो कौन सा पढ़ेंगे, MySQL पढ़ेंगे। तो MySQL क्या होता है, MySQL होता है एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। अब ये क्या होता है, इसको भी अपन देखेंगे आगे। फिर MySQL क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स इन द सेंस कि इसको, ये क्या है कि वाइडली अपनों को फ्री में अवेलेबल है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका सोर्स कोड
कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम या कोई भी लैंग्वेज अगर आपको लिखी है ओपन सोर्स, इसका मतलब होता है कि इसका जो बैकएंड का कोड होता है वो अपने पास अवेलेबल होता है। शायद अपने को गिट में मिल भी जाए, MySQL सोर्स कोड, तो शायद अपने को यहां मिल जाए। ये देखिए MySQL का आपको सोर्स कोड भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। अब इस सोर्स कोड में भी आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, है ना, तो उसको आप चेंजेस करिए, उसको कंपाइल करके एक नया MySQL आप लॉन्च कर सकते हो। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपने क्या किया है, ठीक ना। बाकी क्या होता है कि ये डेवलप मतलब अभी किसके अंडर आता है, ये आता है ऑरेकल। ऑरेकल एक कंपनी है, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर क्या है, ये MySQL आता है, मतलब वो कंपनी इसको ऑन करती है। लेकिन ये ओपन सोर्स है, तो आप कोई भी इसमें कोड में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप कर लीजिए और उसको एक नया वर्जन आप लॉन्च कर सकते हो। तो क्या होता है, ये ओपन सोर्स करने का फायदा क्या होता है कि बहुत सारे जो डेवलपर है, देखिए अब इस जो सॉफ्टवेयर है या फिर MySQL जो डेटाबेस है, उसमें देखिए कितने डेवलपर काम कर रहे हैं। तो देखिए 87 लोग हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी चीजें जो हैं नई डालते हैं, या फिर उसमें कुछ कमी लगती है तो उसको रिमूव करते हैं। कोई इसमें जो इशू आते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, ये लोग वर्क करते हैं, ठीक है ना। और नया वर्जन लॉन्च करते हैं। अभी कौन सा अपने को लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, 8.0। ये ब्रांच का नेम ही बताता है कि ये क्या करता है, कौन सा वर्जन अभी अपना चल रहा है, 8.0। और यहाँ पर भी बताता है, आप लोकल होस्ट में जाओगे ना, तो यहाँ MySQL का कौन सा वर्जन होगा वो भी आपको बताता है। ये देखिए MySQL का अभी कौन सा वर्जन, 5.7 वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है, वो चल रहा है। तो ऐसे ही वहां भी आपको बताएगा, जब आप जैम्प इंस्टॉल करोगे तो कौन सा वर्जन अभी चल रहा है वो बताता है। लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है, MySQL का वर्जन MySQL 8 चल रहा है। कहाँ गया, MySQL 8 चल रहा है। तो उसका कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो, तो आप कर लीजिए। अब ये देखिए कौन कौन से लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, कौन कौन से लैंग्वेजेस में बना है। तो C++ में कुछ कोड लिखा होगा, है ना। तो 78% इसमें C++ का कोड है। सी का कोड है 13.9%। 1.9% ये क्या है, किसका कोड है, जावा का कोड है। तो ये सारी चीजें अपने को मिला के उसने क्या बनाया है, MySQL बनाया है ना। और इसमें अभी क्या है, 87 लगभग डेवलपर हैं। ये डेवलपर्स के नाम भी है ना। ये देखिए कोई है जोरोगी, कोई भी है, 20 साल का इनको एक्सपीरियंस है। और ये क्या है, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इनके जो इशू है उनको रिजॉल्व करने में, या फिर नई फंक्शनलिटी को ऐड करने में। ठीक है, तो उससे अपने को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, कौन बना रहा है क्या है, हमको तो यूज करना है। फिर MySQL इज ए आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन। कोई भी छोटा या बड़ा एप्लीकेशन बनाने के लिए MySQL क्या है, कैपेबल। फिर छोटा सा अपन ने क्या देखा था कि जैसे मान लीजिए अपन क्या है, कोई कस्टमर की टेबल है, उसके सारे डेटा अपने को इंपोर्ट करने हैं, तो इस तरह की कमांड चलती हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इस तरह की कमांड चलेगी। और क्या करेगा वो, अपने को डेटाबेस का रिकॉर्ड ला के देगा, जो भी कस्टमर वाली टेबल है। तो वो भी देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू MySQL। MySQL क्या होता है, RDBMS मैंने बता दिया है। अब RDBMS क्या होता है वो देखेंगे। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए कोई भी जो रिकॉर्ड है वो अपन अगर मैनेज करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। जैसे कि हमको एक रजिस्टर मिला, उसमें अपने सारे एम्प्लॉयज का क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, अटेंडेंस का। तो अपन क्या करेंगे, या तो ऐसे नॉर्मली आप लिखना चालू कर लीजिए एक चिट टाइप का कि रोहित आया है आज, रोहित, और आज की डेट 22 तारीख, OCT तो सॉरी नवंबर है,
और 2021 और 7:44 में आया था। ठीक, इस तरह से आप क्या करिए, रोज लिख के रख लीजिए। अब ये रोहित का है तो डेली अपन क्या करेंगे, इस तरह से लिख के रख लीजिए। रोहित हो गया या फिर मोहित हो गया, वो भी 22 तारीख को क्या है, वो आया है 15 मिनट में। आपकी अब आपकी ऑफिस खुलती है क्या है 7 बजे। तो आपको आपके मैनेजर ने बोला कि मुझे वो सारे यूजर की लिस्ट दो जो कि 7 बजे के बाद आते हैं। तो आप क्या करोगे, फिर एक एक लाइन पढ़ोगे और उससे निकाल के दोगे, है ना। तो उसके लिए ज्यादातर अपन क्या करते हैं, टेबल का यूज करें। अगर मान लीजिए आपको रजिस्टर में ही मेंटेन करना है तो आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर में जो भी आपकी है तो उसमें क्या करेंगे, आप कॉलम बनाएंगे कि ये जो है, ये एम्प्लॉय का नाम यहाँ लिखेंगे अपन, है ना। यहाँ एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, यहाँ कौन सी डेट है वो लिखेंगे, या फिर पहले में डेट लिखेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे और वो कितने बजे आया है वो क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, है ना। तो ये तीसरी चीज मैं लिख लेता हूं। अपन ने एक, आपको रजिस्टर मिला कि हाँ इस रजिस्टर में आपको मेंटेन करना है, तो आपने क्या किया, उसको मेंटेन किया है रिकॉर्ड। तो यहाँ क्या करेंगे आप, लिखा डेट, यहाँ यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, और यहाँ लिखा डेट टाइम एम्प्लॉय नेम। हाँ ठीक है, यहाँ टाइम भी लिख लेते हैं, थोड़ी ऊपर नीचे है तो मैनेज कर लेना। ठीक, अब यहाँ आप डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए नॉर्मली आपको मिल जाता है एक्सेल, जो अपन ज्यादा यूज करते हैं। तो एक्सेल को मान लीजिए आपका रजिस्टर है, इसमें ओपन कर लेता हूं मैं, सेव, और ये, तो अपन क्या कर सकते हैं कि रजिस्टर में आपने कॉलम बना लिए कि डेट, डेट टाइम और ईएमपी का नेम। तो ये भी एक क्या है, डेटाबेस। अब यहाँ डेट टाइम में अपन ने डाल दिया है कि 22 नवंबर 2021 को रोहित क्या है, यहाँ टाइम डाल दिए कि कितने बजे आया था, 7:14 में आया था। ठीक, इस तरह से क्या है, अपन मैनेज कर लिए। अब क्या है कि अपन अपने के पास बहुत सारा रिकॉर्ड है ना, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। ऐसे ही 22 तारीख को ही, ठीक है, 23 तारीख को जो भी है, यहाँ 23 तारीख को रोहित कब आता है, 23 तारीख को रोहित क्या है, 8 बजे आया, है ना। 24 तारीख को रोहित 9 बजे आया। तो ये भी क्या है, अपना क्या है, एक डेटाबेस। तो इसमें अपन ने एक क्या बनाया है, कॉलम, और वो करके एक नॉर्मल एक टेबल बना ली है, और उसमें क्या है, अपना रिकॉर्ड अपन मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जो रोहित है ना, उसकी सारी डिटेल बनाओ, मतलब कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एम्प्लॉय डिटेल नाम की एक अलग से टेबल बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ईएमपी नेम, ठीक ना, फिर उसका एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, ठीक, उसकी एज या डीओबी, और उसके फादर का नाम, उसका मदर का नाम, उसकी, और भी जो जो भी डिटेल है आपको अगर लिखना है तो क्या करेंगे, अपन यहाँ लिखेंगे। जैसे रोहित का ही एग्जांपल ले लेते हैं, रोहित एड्रेस रीवा में रहता है, मोबाइल नंबर उसका ये कुछ भी हुआ, डेट ऑफ बर्थ उसकी मान लीजिए 25 जून और 1989, ठीक ना। फिर उसके फादर का नाम मुकेश है मान लीजिए,
मदर का नाम राधा है, जो भी है आपने मेंटेन कर लिया। अब देखिए सेम एक सीट अपन ने बनाई है अटेंडेंस की, एक अटेंडेंस की अपन ने बना ली है, दूसरा है एम्प्लॉय डिटेल की, EMP डिटेल्स, ठीक है ना। ये अपन ने क्या है, दो टेबल बनाई। तो ऐसे ही मान लीजिए अपने पास क्या है, दो रजिस्टर हैं या फिर दो अपने पास कोई भी है, मान लीजिए एक ही रजिस्टर में अपन ने क्या है दो हिस्से कर लिए हैं। उसमें एक साइड अपन ने क्या कर दिया है, एम्प्लॉय की डिटेल मैनेज की है, और एक साइड ने अपन ने अटेंडेंस की रिकॉर्ड मेंटेन की है। तो वो क्या अपनी कहलाती है, पर्टिकुलर एक टेबल कहलाती है। अब क्या है कि उन सब चीजों को एक जगह एक रैक में हमने रख दिया, तो वो क्या होंगे, सारा अपना डेटाबेस होगा, है ना। बहुत सारे रजिस्टर हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं, उन सब की रिकॉर्ड को अपन ने एक जगह रख दिया, और अपन ने हमारी अलमारी में एक जगह में अपन ने मान लीजिए हमने रख दिया। तो उसमें क्या है कि आपको जब कोई बोलेगा कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ले आओ, तो अपन क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि किस तरह का रिकॉर्ड चाहिए, अटेंडेंस का रिकॉर्ड चाहिए या फिर उसकी डिटेल चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ डिटेल चाहिए, तो अपन जाएंगे कहाँ, पहले क्या करेंगे, उस डेटाबेस जो भी अपना टेबल का रैक है या फिर अलमारी का रैक है, उसमें जाएंगे अपन, वो वाली पर्टिकुलर कॉपी को उठाएंगे या वो रजिस्टर को उठाएंगे और उसको दे देंगे। तो वो भी हमारा क्या है, एक डेटाबेस, ठीक है ना। तो इस तरह क्या होता है कि टेबल्स में मल्टीपल टेबल को एक साथ रखना और उसको मैनेज करना, वो क्या कहलाता है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक एम्प्लॉय हायर करोगे जो वो सारे रिकॉर्ड हैंडल करेगा, रोज उसमें एंट्री करेगा, या फिर किसी को रिकॉर्ड चाहिए तो उसमें से छाटेगा रिकॉर्ड और देगा। तो वो क्या होगा, पूरा एक सिस्टम बनेगा, पूरा एक मतलब डिपार्टमेंट भी होगा जो क्या करेगा, सारे डेटाबेस रिकॉर्ड को मैनेज करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसमें एक नया कीवर्ड आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो होता है कि जिसमें कि एक जो टेबल है, ये जो अपनी एक सीट है, एक सीट को अपन क्या कर सकते हैं, एक टेबल मान लीजिए, तो एक सीट दूसरी सीट से रिलेटेड हो किसी भी तरह से, वो क्या करते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक टेबल दूसरे टेबल से अगर समहाउ रिलेटेड है, तो वो क्या करेंगे अपन, डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे उसको, है ना। एक दूसरे से रिलेटेड रिलेटेड है। तो डेटाबेस, डेटाबेस समझ में आ गया कि क्या होता है सबको, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो समझ में आ गया। डेटाबेस क्या है कि बहुत सारा अपने पास रिकॉर्ड है ना, वो एक साथ अपना रखा हुआ है, वो क्या होगा, अपन डेटाबेस हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, उसको एक मैनेज करने के लिए अपन ने क्या किया है, एक सिस्टम बनाया है, एक या तो एम्प्लॉय हायर किया है या फिर आप कंप्यूटर में ही उसको फीड कर लिए हैं, एक ऑपरेटर रख लिए हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। अब देखते हैं अगला जो कीवर्ड अपन ने इसमें आया है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये इसमें रिलेशनल क्या है, तो जैसे अपन मान लीजिए कि एम्प्लॉय की डिटेल है और ये है एम्प्लॉय का अटेंडेंस, तो इस टेबल का इस टेबल से अभी कोई रिलेशन मेरे को नहीं दिख रहा, भले ही आपके माइंड में हो कि हाँ रोहित इसमें भी है और रोहित इसमें भी है, ठीक है ना। तो अब आप अपने को क्या करना पड़ेगा, किसी ने बोला कि अभी रोहित का नेम बस है, इसका सरनेम अपने को ऐड करना है हर जगह। तो क्या लिखेंगे अपन, रोहित मान लीजिए मिश्रा है, तो अपन ने क्या किया, उसको लिख लिया है, ठीक। अब देखिए एक टेबल में तो अपना रोहित मिश्रा हो गया है, एक टेबल में सिर्फ रोहित है ना। तो ये क्या करना है, मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन रिलेशन बनाएंगे, एक टेबल का दूसरे टेबल में अपन क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो क्या होगा कि अब अपने को वो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, यहां ले लेंगे EMP ID, एम्प्लॉय की आईडी। अब देखते हैं एक से शुरू करते हैं। तो अब जो दूसरी टेबल हम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे कि एम्प्लॉय का नाम ना लेके अपन क्या लिखेंगे, EMP ID, जो कि हर जगह अपनी क्या होगी, सेम होगी। तो एम्प्लॉय की आईडी एक डाल दिया है मैंने, तो क्या होगा, वो रिलेट करेगा किसको, रोहित मिश्रा को।
तो अब अपने को क्या है कि एक टेबल दूसरी टेबल से रिलेटेड हो गई। अब अपने को अगर पूरा रोहित का रिकॉर्ड देखना है तो क्या करेगा, पहले वो देखेगा कि रोहित की आईडी क्या है, अच्छा एक, फिर वो जाएगा अटेंडेंस वाली में, तो एम्प्लॉय की जिसकी जिसकी आईडी क्या होगी, एक होगी, उसका रिकॉर्ड अपने को ले आके वो देगा। तो ये क्या होगा, एक टेबल दूसरी टेबल से क्या हो गई है, रिलेटेड हो गई है ना। तो इस तरह के रिलेटेड डेटाबेस को मैनेज करना वो क्या कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, वो भी अपन क्या है आगे देखेंगे। ठीक, फिर RDBMS is a program used to maintain a relational database management। वही मैंने बनाया है कि एक दूसरे से जो भी रिलेटेड डेटाबेस हैं उनको क्या है, अभी तो क्या है कि टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है, डेटाबेस भी एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। तो उस तरह के सारे रिलेशन को अपन को मैनेज करना वो क्या कहलाता है, RDBMS। तो MySQL क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, RDBMS है। मतलब वो क्या मैनेज करता है, रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है, जिसमें कि जो जो बहुत सारी टेबल होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अब आपने रिलेशन नहीं बनाया है तो ये आपकी गलती है, पर वो मैनेज कर सकता है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मैनेज करते हैं, इस तरह का अपना प्रोग्राम होते हैं जो मैनेज करते हैं, जैसे MySQL एक हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, है ना। ओरेकल भी एक डेटाबेस आता है, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट का भी SQL सर्वर आता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आता है जो आपके MS ऑफिस के साथ आपको इनबिल्ट मिलता है, एक्सेस कई बार अपने को मिलता है एक साथ। तो वो भी क्या होता है, एक RDBMS होता है, वो भी एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब तो क्या है कि एक्सेल भी धीरे धीरे क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने लगा है, लेकिन पहले जो एक्सेल आता था वो मैनेज नहीं कर पाता था, मतलब एक दूसरे से रिलेशन को, कि यहाँ अपन आईडी दे दिए, अब अपने को तीसरी एक टेबल बनाना है जिसमें कि अटेंडेंस के साथ यूजर का डेटा भी निकाल के रखना है। तो शायद अब मैनेज, मेरे को ज्यादा एक्सेल के बारे में पता नहीं है, तो शायद आप मैनेज करने लगा, है ना, धीरे धीरे एडवांस अपन होता रहता है। फिर अब क्या है होता है, व्हाट इज अ डेटाबेस टेबल, तो वही मैंने बताया है कि रो और कॉलम में डेटाबेस को क्या है दिखाना, वो क्या कहलाती है, डेटाबेस की एक टेबल कहलाती है। अब इसमें एक एग्जांपल है, कस्टमर का क्या है डिटेल दिया है, जैसे मैंने आपको एम्प्लॉय का आपको डिटेल दिया था, तो कस्टमर का ये डिटेल दिया है, उसमें कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नेम, है ना, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, जो भी है उसका पूरा डिटेल दिया है। अब देखिए क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जो आईडी होती है, जब भी अपन दूसरी टेबल अब बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये आईडी यूज करेंगे। तो जैसे ये मान लीजिए कस्टमर का अपना डेटाबेस है और दूसरा जो है ऑर्डर टेबल है, तो अपन ने क्या बनाया है, ऑर्डर की आईडी ये बना ली है, फिर इसमें कस्टमर आईडी लिख लिया है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये ऑर्डर डेट है, और ये शिपर की कि कौन इसको शिप करेगा। तो अपन आईडी से मैनेज कर रहे हैं, यहाँ एक्चुअल में उसका नाम लिखने की जगह अपन क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि ये 5 है, मतलब ये कस्टमर आईडी 5 दिया है, तो मतलब ये वाला जो यू कस्टमर है ये वाला है। इसमें कस्टमर की आईडी 4 दिया है, तो कौन सा कस्टमर है, ये है। 2 है तो ये है ना। अपन डेटाबेस भी उस तरह से फैच कर सकते हैं। ठीक, तो अभी 1 मिनट बचा है लास्ट का, तो मैं नहीं चाहता कि ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो, है ना, हम खुद डिस्कनेक्ट कर देते हैं और 5 मिनट से मिलते हैं। इसको आगे देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, अपन समझ ही गए हैं सब कुछ क्या होता है, बस ये है कि क्वेरी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब अपन ने लगभग इंट्रो देख लिया है ना, थोड़ा बहुत और भी बचा होगा तो वो अपन देख लेंगे। तो अब देखिए, MySQL ही क्यों यूज करेंगे और MySQL अपन क्यों पढ़ेंगे, उसके लिए भी कुछ अपन देख लेते हैं। कि जैसे MySQL रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये तो देख लिया, ओपन सोर्स है ये भी देख लिया, फ्री भी है, इसके लिए आपको कोई पैसे पेड करने नहीं पड़ेंगे। जबकि अगर माइक्रोसॉफ्ट का आप लेते हो या ओरेकल का लेते हो तो उसके लिए आपको उनको मतलब परचेस करना पड़ेगा, मैनेज। फिर ये दोनों टाइप के एप्लीकेशन, मतलब छोटे या बड़े प्रोजेक्ट आप क्या कर सकते हो, इसमें बना सकते हो। अब देखो ये लिखा है, इसमें कुछ कीवर्ड यूज किए हैं, जैसे वेरी फास्ट, है ना। तो फास्ट तो है ही, ठीक है ना। फास्ट का मतलब तो समझ में आ गया हो गया। रिलायबल मतलब भरोसेमंद है। अब क्या है कि
एक बड़ी कंपनी जैसे ओरेकल हो गई वो उसको ऑन करती है, उसमें अच्छे अच्छे डेवलपर लगे हुए हैं जो कि उसको मैनेज करते रहते हैं। स्केलेबल तो क्या है, रिलायबल भी है। स्केलेबल का मतलब होता है कि कभी भी आप क्या कर सकते हैं, कोई नया कॉलम आपको ऐड करना हुआ, नई टेबल बनाना हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लाइव प्रोजेक्ट में भी आपको एक्सपांड करना है तो उसमें आप कर सकते हो। इजी टू यूज है ना। तो ये तो सब लिखते हैं, कोई नई बात नहीं है, सब आप अगर कोई भी डेटाबेस जाओगे तो उसमें भी यही सब चीजें लिखा रहेगा, है ना। फिर माई एसक्यूएल इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि वो सारे तरह के प्लेटफॉर्म में चलता है। जैसे आपको अगर विंडोज में चलाना है, लिनक्स में चलाना है, तो सब में लग सपोर्ट करता है ये। ठीक। माई एसक्यूएल इज अ कॉम्प्लीमेंट विथ अंसी एसक्यूएल स्टैंडर्ड। कुछ एसक्यूएल वालों का क्या है कि स्टैंडर्ड होगा, उसको क्या करता है, उसको फुलफिल करता है। फर्स्ट रिलीज 1995 में हुआ था, वो है। फिर अब डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। ओरेकल कॉर्पोरेशन ये क्या करता है, इसको हैंडल करता है। अब इसका जो नाम है वो कैसे आया, तो इसका एक को फाउंडर थे मोंटी, ये कुछ भी है, उनकी लड़की का नाम था मतलब माई, तो उन्होंने क्या है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और उसमें क्या है, उनकी डॉटर का नाम था माई, तो उसने उनको उसको दोनों को ऐड करके बना दिया माई एसक्यूएल, है ना। तब से ये माई एसक्यूएल हो गया, ठीक ना। एसक्यूएल जो होती है एक स्टैंडर्ड है, लैंग्वेज है, अगर बोल सकते हैं आप तो एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में अपन क्या है कि वो करती है, मतलब हेल्प करती है अपने को। जैसे कि आप अगर अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई एम्प्लॉय हायर करोगे तो उसको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है उससे आप बातचीत करोगे और उससे कम्युनिकेट करोगे। तो वैसे ही क्या करते हैं इसमें माइस्क्यूएल या इस तरह के डेटाबेस को अपन जब भी मैनेज करते हैं तो उसको किस लैंग्वेज से मैनेज करेंगे, अपन एसक्यूएल से मैनेज करेंगे। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना। फिर है, अब ये देखिए ये कौन कौन सी वेबसाइट इसको इसके ऊपर वर्क, मतलब इसमें इसका यूज करती है। फेसबुक हो गया, ट्विटर, एयर एयरबीएनबी, बुकिंग.com, उबर, गिटहब, यूट्यूब। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वो इसको यूज करती हैं। बहुत सारे सीएमएस है, वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला, ये सारे क्या है कि माइस्क्यूएल को यूज करते हैं। और एक डेवलपर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि माइस्क्यूएल को यूज करती है, और उसका क्या है कि आपको रेफरेंस मिल जाएगा, मतलब कि आपको बहुत सारे डेवलपर इसको यूज करते हैं। तो स्टैक ओवरफ्लो मैंने आपको बताया था वेबसाइट, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जब भी आप कभी फंसोगे कि आपको डेटाबेस में ये करना है, कैसे करेंगे, है ना, तो ये आपको हेल्प यहाँ मिल जाएगी। इसमें लाखों डेवलपर, करोड़ों डेवलपर इसमें पहले से रहते हैं, तो इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो वहां मिल जाएगा, है ना। बहुत बड़ी एक क्या है कम्युनिटी है, इसलिए आपको क्या है कि उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सारी आपको हेल्प भी मिल जाएगी स्टैक ओवरफ्लो में, है ना। फिर सो डेटाबेस ऑन टू योर वेब। अब इसका यूज कहाँ क्यों करेंगे, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि डेटाबेस को अपनी वेबसाइट में, कोई भी डेटा है जैसे यूजर का डेटा हुआ, बहुत सारे ऑर्डर हुआ, प्रोडक्ट का डेटा हुआ, अपने वेबसाइट में प्रोडक्ट दिखाना है तो क्या करेंगे अपन डेटाबेस से निकाल के अपनी वेबसाइट में दिखाएंगे, है ना। तो इसके लिए अपने को क्या क्या यूज करना पड़ेगा, देखिए आरडीबीएमएस, है ना। तो एक अपने को क्या चाहिए, आरडीबीएमएस चाहिए, तो उसके लिए अपन माइस्क्यूएल यूज करेंगे। एक सर्वर साइड की लैंग्वेज चाहिए, उसके लिए अपन पीएचपी यूज करेंगे, है ना। अब डेटाबेस को यूज मतलब डेटाबेस से डेटा लाने के लिए अपने को लैंग्वेज क्या जरूरत पड़ेगी, एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी अपन सीखेंगे। ज्यादा इसमें वो नहीं है, सिंटेक्स नॉर्मल नॉर्मल से हैं, तो वो अपन सीखेंगे और एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके उसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये अपना पूरा का पूरा फ्लो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर कोई भी डेटाबेस को अपने को दिखाना है अपने वेबसाइट में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी कमांड है। तो मैंने अभी नॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन बताया था, है ना, कि इस तरह से अपन कमांड को रन करते हैं। अब देखिए कि कौन सी कमांड किस चीज के लिए यूज होती है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर अपने को टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा।
तो अपन ने क्या लिखा है, क्रिएट डेटाबेस। अब कोई भी डेटाबेस पहले अपने को बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्या है कि एक कंपनी आप खोल रहे हो, मान लीजिए स्टार्टिंग से, तो आपने को अब सारी रिकॉर्ड मैनेज करने हैं, एम्प्लॉय को मैनेज करना है ना, कस्टमर को अपने मैनेज करना है, कस्टमर के ऑर्डर को मैनेज करना है, उनकी बिलिंग को आपको मैनेज करना है। तो आपको क्या है कि पूरी की पूरी एक अपने को चाहिए होगा सिस्टम, मतलब मल्टीपल बुक्स चाहिए होगी, मल्टीपल टेबल चाहिए होगी, जिसमें आप क्या करोगे, अपने डेटाबेसेस को मैनेज करोगे, है ना। तो सबसे पहले अपने को चाहिए होगा एक डेटाबेस, और डेटाबेस को क्रिएट करने का अपन ने कभी कमांड देखा था, फिर से देख लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं, या फिर अपन क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे लोकल होस्ट में, यहां जाएंगे एसक्यूएल में, यहां लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। अब देखिए जो पहले से डेटाबेस हैं उनको आप नहीं छेड़ोगे, मतलब जो आपने डेटाबेस नहीं बनाया है उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म मत करना, नहीं तो ये जो आपका माइस्क्यूएल है वो चलना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद मत बोलना कि ये नहीं चल रहा है या फिर ये नहीं चल रहा है ना। तो उसके ऊपर आप परफॉर्म नहीं करिएगा, खुद अपना डेटाबेस बनाइए और उसमें आपको जो करना है वो करिए। तो कोई भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, स्पेलिंग डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम कुछ भी है, MySQL अंडरस्कोर लर्न 1, वो मैंने डिलीट कर दिया था। बाद में सेमीकोलन लगाएंगे, गो करेंगे, तो क्या करेगा, डेटाबेस को रन कर देगा। अब इस डेटाबेस को यूज करना है तो उसके लिए एक कमांड होती है, या तो आप क्या करिए यूज, और डेटाबेस को अपने को यूज करना है तो डेटाबेस का नाम, नेम, है ना, डेटाबेस का नाम। तो ये अपने को याद रखने हैं, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी क्रिएट डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। टू क्रिएट अ बेस, क्या लिखते हैं, कमांड क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ डेटाबेस का नाम। तो जो भी अपने को यूजर डिफाइन देना है तो उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ब्रैकेट में दूंगा, डेटाबेस नेम, ये लिख लीजिए, है ना। यहाँ पर अपने डेटाबेस का आपको नाम देना है और वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। लास्ट में सेमीकोलन आपने को लगाना है, ठीक। फिर टू यूज डेटाबेस, या फिर उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, टू सेलेक्ट अ डेटाबेस, क्या लिखेंगे, यहाँ कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट कमांड नहीं चलाएंगे, यहाँ चलाएंगे यूज, और यहाँ डेटाबेस का नेम, ठीक, ये हो गया। फिर जब डेटाबेस को अगर आपको डिलीट करना है तो लिखेंगे ड्रॉप टू डिलीट अ डेटाबेस, यहाँ लिखोगे ड्रॉप यहाँ ड्रॉप डेटाबेस, और यहाँ लिखोगे डेटाबेस का नाम, ये लिखते जाइए, टू डिलीट अ डेटाबेस। ये हुआ क्या है अपना नॉर्मल से कमांड हुए डेटाबेस से रिलेटेड, है ना। इनका ज्यादा यूज भी आप नहीं करोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, और आपको पता भी होना चाहिए कि आखिर बैकएंड में क्या है, कि कैसे आप यूज करोगे। तो कभी ना कभी आपको अपने उसमें जरूरत पड़ेगी ये सारी चीज करने में, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या है, डेटाबेस अपन ने बना लिया है, अब बनाएंगे अपन टेबल, ठीक है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो सिंपल सा है, पहले क्या करेंगे, डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, ये लिख लेना सही से, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, कमांड जो है वो
बिना स्पेलिंग मिस्टेक के होगी। और आप कैपिटल स्मॉल कर सकते हो, लेकिन परसिस्टेंट रहिएगा कि आपको अगर कैपिटल यूज करना है तो कैपिटल, स्मॉल यूज करना है तो स्मॉल, मतलब एक आदत बना के रखेंगे जो भी आपको यूज करना है। फिर सेलेक्ट कर लिया अपन ने, फिर यहाँ एसक्यूएल में जाएंगे। अब देखिए क्रिएट करना है अपने को टेबल में, है ना। तो क्रिएट टेबल करने के लिए आपको देखिए सिंटेक्स, सिंटेक्स लिखिए पहले, है ना। MySQL क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, MySQL टेबल क्रिएट करना है, या फिर जैसे अपन क्या करते हैं, आप एक एक्सेल उसको मान के चलिए आपका डीबीएमएस है ना, डेटाबेस है, और उसमें जो मल्टीपल जो सीट है वो आपकी क्या है, टेबल है। तो वो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, तो उसका एक सिंटेक्स लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, है ना, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, फिर यहाँ कॉलम का नाम जो आपको कॉलम चाहिए। ठीक, इसको हटा देता हूं। यहाँ क्या लिखेंगे, क्रिएट, क्रिएट टेबल, ये अपना क्या है, क्रिएट टेबल, ये माइस्क्वेल का सिंटेक्स हो गया। फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ टेबल नेम। ठीक, फिर उसके बाद लिखना है कॉलम का नाम, टेबल नेम, और फिर यहाँ ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट आप लगाओगे, लास्ट में सेमीकोलन लगा देना। ब्रैकेट के अंदर अपने को लिखने हैं कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम जैसे मान लीजिए आपको क्या लिखना है, यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है आपको डेटा टाइप, कि वो किस तरह का डेटा होगा। ठीक है ना, तो पहले अपन क्या करते हैं, डेटा टाइप ही पढ़ लेते। तो डेटा टाइप में दो तीन तरह के डेटा टाइप क्या करोगे आप, ज्यादातर यूज करोगे। तो पहले डेटा टाइप अपन देख लेते हैं कौन कौन से अपन यूज करेंगे। देखिए, एक होता है कैरेक्टर। ये कैरेक्टर क्या करता है कि एक फिक्स्ड लेंथ का क्या करता है, कैरेक्टर आपको लेगा। ये क्या हो सकता है, 0 से 0225 तक अपना साइज इसकी हो सकती है। मतलब कोई भी अपन क्या करते हैं, डेटा टाइप में कैरेक्टर देंगे, मतलब आप इस तरह भी दे सकते हो, यूजर आईडी यहां दोगे CHAR, फिर उसके अंदर कितने वर्ड का आपको कैरेक्टर लेना है, तो इसमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आप एक्सेल में बनाते हो ना, तो यहाँ आप डायरेक्ट उसका नाम लिख देते हो, नेम, है ना। नेम मतलब यहाँ सतानंद तिवारी लिखना है, तो आपने क्या कर दिया है, उसको डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन डेटाबेस को क्या है, पहले उसका स्कीमा डिजाइन करना पड़ता है ना। टेबल बनाओगे तो टेबल में बताना पड़ेगा कि ये जो कॉलम है वो किस चीज के लिए है। वो नंबर उसमें आप लिखोगे कि टेक्स्ट लिखोगे, कि उसमें बाइनरी होगा, मतलब 0 1 के फॉर्म में रहेगा, है ना, या फिर आपको बड़ा टेक्स्ट लेना है, या फिर ग्लोब लेना है, या फिर कुछ भी जो भी आपको लेना है ना, वो आपको बताना पड़ता है। तो आपको जो नॉर्मली यूज होंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से होंगे यूज। पहला तो अपना यूज होगा, नोटपैड खोल के बता देता हूं, एक होगा इंट। ठीक है ना, इंट मतलब होता है इंटीजर। तो जब भी अपने को क्या करना है, नंबर कोई भी इंटीजर में लेना है, तो उसमें क्या लिखेंगे आप डेटा टाइप में, इंटीजर, है ना। क्या लेंगे, इंटीजर। अब इंटीजर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे क्या है, इंटीजर में एक इंट होता है सिर्फ नॉर्मल INT, इंट। और फिर उसके अंदर देखो दोगे क्या है, कितने साइज का होगा। जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर सेव कराना है, वो 10 डिजिट का रहता है ना। तो अपन लिखेंगे इंट और 10 डिजिट, मतलब कि उसमें 10 नंबर के डिजिट आ सकते हैं। मतलब कोई भी आप नंबर इनपुट करोगे और उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर की। तो ये आपको सब कुछ बताना पड़ता है जब भी आप डेटाबेस का क्या करोगे, डिजाइन करोगे स्कीमा। तो उससे क्या होगा, ये डिपेंड करता है आपके सर्वर की साइज के ऊपर। जितना आप ज्यादा लोगे उतना क्या करेगा, वो सर्वर में स्पेस लेगा, और उतना ही क्या है, फिर स्लो और फास्ट होगा, है ना। आपके डेटाबेस का जो स्कीमा है वो आपके सर्वर को स्लो और फास्ट करता है। तो अगर आपने डेटाबेस का स्कीमा सही से बनाया है तो आपका सर्वर अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। नहीं तो जैसे कभी क्या होता है कि ज्यादा रिक्वेस्ट अपन रिस्पॉन्स करते हैं तो सर्वर क्या होता है, हैंग होने लगता है।
ज्यादातर आप देखे होंगे कि जैसे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट किसी फॉर्म की लास्ट डेट है तो वो सर्वर हैंग करने लगता है, या फिर कुछ भी, मतलब जब भी ज्यादातर ज्यादा यूजर क्या करते हैं उस चीज को एक्सेस करते हैं तो वो हैंग होने लगता है। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट फास्ट होगी कि स्लो होगी, तो आपने डेटाबेस उसका कैसा बनाया। ठीक ना। तो नॉर्मली अपना इंटीजर यूज करेंगे, और एक यूज करते हैं, कभी कभी रेयर केस में यूज करेंगे बिग इंट। बिग इंट क्या करता है कि बड़ी साइज को लेता है। देखिए इंटीजर क्या होता है, कहां से कहां तक लेगा, माइनस इस नंबर से लेके प्लस इस नंबर तक लेगा। लेकिन अगर आप प्लस में दोगे, मतलब उसको अनसाइंड करोगे, दो टाइप के नंबर आपको इंटीजर मिलेंगे। या तो आप साइंड लोगे, साइंड मतलब उसमें माइनस भी आ सके, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन। अगर अनसाइंड लोगे तो उसके वो क्या करेगा, उसकी रेंज बढ़ जाती है और सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर दे पाएंगे, माइनस में आप वैल्यू नहीं दे पाओगे, है ना। तो ज्यादातर अपन अनसाइंड यूज करते हैं, और उसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है, इतने कैरेक्टर की हो सकती है ना। यहां तक कि आप नंबर क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, इतने लेंथ का नंबर आप क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो बी चीज लेंथ जो होती है यहां तक का नंबर, तो उस क्या होता है, 255 तक आप दे सकते हो, मतलब 1 से लेके 255 तक आप कर सकते हो, इंटीजर में नंबर दे सकते हो। ठीक ना। ऐसे ही देखिए बिग इंट, तो बिग इंट क्या होता है कि और भी बड़ा जो लार्ज नंबर होता है वो आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो माइनस में यहां से लेके प्लस यहां तक अगर आप क्या करते हो, उसको साइंड वाले वेरिएबल दोगे तो क्या करेगा, माइनस यहां से लेके प्लस यहां तक लेता है। और अनसाइंड में क्या है कि वो जस्ट लिमिट उसकी डबल हो जाती है, तो जीरो से लेके यहां तक की वैल्यू आप सेव करा सकते हो। ठीक ना। तो ये क्या कर सकते हो, इसको भी ऐसे ही दे सकते हो कि बिग इंट लिखा आपने, अंदर लिख दिया 255, मतलब उसकी जो लेंथ होगी वो क्या कर होगी, 255 तक जाएगी। ठीक ना। फिर अगला है, ये डबल हो गया, फ्लोट हो गया। अब फ्लोट भी अपन यूज करते हैं। तो तीसरी चीज हो गई अपनी फ्लोट। इंटीजर हो गई, बिग इंटीजर हो गई, अगला होती है FLOAT, जिसका अपन ज्यादातर यूज करेंगे। तो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट डेसिमल नंबर को अपने को इंसर्ट कराने के लिए होता है। तो इंटीजर में क्या है कि आप दशमलव वाले नंबर नहीं सेव करा पाओगे। आपको अगर दशमलव वाले नंबर सेव कराने हैं तो क्या करेंगे अपन, फ्लोट में लिखेंगे कि आपको कितने दशमलव वाले नंबर चाहिए। जैसे आपको 45.45 या 445 आपको सेव कराना है, तो क्या लिखेंगे अपन, कौन सा डेटा टाइप लेंगे, फ्लोट वाला डेटा टाइप लेंगे। ठीक ना। इसको स्पेसिफिक अपने को करना पड़ता। फिर a floating point number SQL used to p value determine whether to use float or double for resulting। ठीक है ना। p में 0 से 24 तक का आप दे सकते हो। ठीक ना। और p इट्स फ्रॉम 25 to 53, the data type becomes double। ठीक है ना। p में आपको क्या करना है कि वैल्यू, जैसे यहाँ एक सिंटेक्स लिखा है फ्लोट और p, तो दशमलव के बाद आपको कितने कैरेक्टर चाहिए वो आपको यहाँ दिखाना पड़ता है। मान लीजिए दशमलव के बाद कोई आप करेंसी इनपुट कर रहे हो, तो दशमलव के बाद आपको 2 नंबर चाहिए, मतलब 100 रुपए .00, इस तरह की अपने को वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखोगे, फ्लोट में फ्लोट लोगे और उसके आगे लिखोगे 2, तो क्या करेगा वो इतने कैरेक्टर की वैल्यू लेगा और लास्ट में क्या करेगा, 2 वो इनपुट करेगा। ठीक। तो ये अपना क्या है कि नंबर के लिए अपन ये वाले कीवर्ड यूज करेंगे, ये वाले डेटा टाइप यूज करेंगे, ज्यादातर यही यूज करते हैं, अपने को बाकी कोई यूज नहीं करना है। ठीक है ना। अब बाकी अगर यूज आएंगे अपने प्रोजेक्ट में तो उसको भी अपन कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर 99% केसेस में अपन ये वाला यूज करेंगे। तो आपको अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप पूरा चीजें पढ़ सकते हो, और अगर डिटेल में नहीं पढ़ना है तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए, है ना। इनको लिख लीजिए डेटा टाइप में कि कौन कौन से अपन यूज करेंगे। तो इंट, बिग इंट और फ्लोट। ठीक। फिर अगला है कि अगर अपने को स्ट्रिंग लिखनी है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, अपन
जावा स्क्रिप्ट इतना पढ़े हैं तो अपने को पता ही है ना, कि जब भी क्या है अपने को अल्फाबेटिकल नंबर हो गया या सिंबल वाला हो गया, उसको अपन को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए अपन स्ट्रिंग वाले जो वेरिएबल यूज करेंगे। तो कोई भी पर्टिकुलर अगर मान लीजिए आपको कैरेक्टर क्या है सेव कराना है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं अपन, CHAR लिखेंगे कि इतने कैरेक्टर के अपने को वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो लिखेंगे CHAR और कितने कैरेक्टर, मान लीजिए आपको फर्स्ट नेम देना है, ठीक है ना, तो ये तो हो गया नंबर के लिए BER नंबर के लिए, और ये हो गया स्ट्रिंग के लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो ज्यादातर अपन कौन से यूज करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक ना। तो CHAR के आगे साइज दिया है, तो अपन ज्यादातर जो यूज करेंगे वो करेंगे VAR CHAR। इसका यूज करने का फायदा ये होता है VAR CHAR का, कि ये क्या करता है, मेमोरी में उतनी ही स्पेस लेता है जितनी कि उसके अंदर क्या है वैल्यू इंसर्ट कराई गई। मतलब वो क्या करेगा, अगर कैरेक्टर आपने ले लिया है, CHAR आपने ले लिया है और क्या कर दिया है, यहाँ पर 255 कैरेक्टर का आपने को कोई कॉलम बनाना है कि उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो 255। तो भले ही आप उसमें क्या लिखोगे, 2 कैरेक्टर लिखोगे, लेकिन वो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, 255 कैरेक्टर का। तो उसका एडवांस वर्जन है VAR CHAR। तो ये क्या करेगा, अगर आपने यहाँ 255 लिखा है या फिर 500 लिखा है या फिर 1000 लिखा है, लेकिन आपने क्या है वैल्यू कितनी दी है, सिर्फ लिखा है हाय 2 कैरेक्टर, तो ये मेमोरी में क्या करेगा, सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा। तो अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग के लिए VAR CHAR यूज करेंगे और उसमें अपन लेंथ देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि अपने को बड़ा जो है टेक्स्ट सेव कराना है, या फिर जैसे मान लीजिए एड्रेस किसी का सेव कराना है, या फिर पूरा का पूरा अनसीन पैसेज अपने को सेव कराना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लेंगे टेक्स्ट। और इसमें अगर अपन कोई भी साइज नहीं देते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मैक्सिमम लेंथ ले लेगा, और इसमें कितना भी आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है ना। होल्ड स्ट्रिंग्स मैक्सिमम लेंथ, आप इतने बाइट का जो है टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, ये स्टोर कर सकते हो इतने बाइट का, अगर आप टेक्स्ट लेते हो। ऐसे ही कैरेक्टर लोगे तो ये क्या कर सकते हो, इसमें आप लेंथ दे सकते हो, और VAR CHAR लोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसका लेंथ दे दोगे। आपको अगर बड़ा कैरेक्टर कोई यूज करना है तो अपन क्या करेंगे, या तो टेक्स्ट यूज करेंगे या तो लॉन्ग टेक्स्ट। तो ज्यादातर अपन क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट। ज्यादातर अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट यूज करेंगे। ये हो गया सेकंड अपने डेटा टाइप, है ना। और तीसरा एक यूज करेंगे इनम का। इनम में क्या होता है, ऑप्शनल वैल्यू आती है। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीपल ऑप्शन में से ही कोई चीज सेलेक्ट करनी है, जैसे यूजर जो होगा, यूजर का स्टेटस है ना। एक अपन ने क्या किया है, यूजर अंडरस्कोर स्टेटस का कॉलम लिया, स्टेटस का अपन ने कॉलम लिया है। तो अपन के पास 2 चीजें होंगी, या तो यूजर एक्टिव होगा या तो इनएक्टिव होगा, सिर्फ 2 वैल्यू होंगी। तो उसके लिए क्या होगा, अपन क्या कर सकते हैं, उसको इनम वैल्यू ले सकते हैं। तो इनम जब लेंगे तो यहाँ अपने को देना पड़ता है मल्टीपल वैल्यू। तो पहली जो वैल्यू होती है अपन इसमें डाल देंगे, और दूसरी वैल्यू क्या कर देंगे, सिर्फ इन एक्टिव, है ना, इस तरह से। या फिर अपन क्या करते हैं, अगर यूजर का जेंडर एक्सेस कराना है, जेंडर सेव कराना है, तो उसके लिमिटेड वैल्यू है उसकी। जैसे या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा या फिर अदर, या फिर अदर। इसके अलावा अपने पास कोई भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक ना। ऐसे ही जब भी अपने पास क्या होगी, कॉलम में अपने को ऐसी चीजें सेव करानी है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है ना। उसके लिए अपन क्या लेंगे, इनम लेंगे, और उसमें क्या है कि वो वैल्यू डाल देंगे। तो इनके अलावा अपन क्या है, उस कॉलम में वैल्यू सेव नहीं करा पाएंगे, ठीक है।
तो ये हो गया अपना स्ट्रिंग। तो ये 3 डेटा टाइप अपन क्या करेंगे, जब भी स्ट्रिंग के केस में अपने को सेव कराना है तो कौन से सेव कराएंगे, ये वाला। फिर अगला जो डेटा टाइप अपना आएगा जो हम यूज करेंगे वो आएगा डेट टाइम के लिए, है ना, डेट टाइम के लिए। तो देखिए डेट टाइम के लिए अपने पास कितने सारे मिलते हैं। देखिए एक तो मिलता है डेट, एक मिलता है डेट टाइम, एक मिलता है टाइम स्टाम्प या टाइम या ईयर। तो ज्यादातर यूज करते हैं अपन या तो डेट टाइम या तो टाइम स्टाम्प, ठीक है ना, डेट टाइम या तो टाइम स्टाम्प। तो टाइम स्टाम्प जब अपन लेते हैं तो देखिए टाइम स्टाम्प आर वैल्यू स्टोर इन अ नंबर ऑफ सेकेंड सच आ यूनिक्स अप्रोच, है ना। 1970 के बाद मैंने बताया था 1 जनवरी 1970 के बाद के क्या है कि मिली सेकेंड को वो स्टोर कराता है, ठीक है ना। और फॉर्मेट लेकिन यहाँ क्या रहेगा, इस तरह का रहेगा, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, फिर आवर, मिनट और सेकेंड, ठीक है ना। और यूटीसी में अपना क्या है, डेटाबेस डेटा जो है सेव होगा। हालांकि अपन जो भी अपना चाहे वो अपन सेव करा सकते, ठीक है। तो ये क्या करता है, टाइम स्टाम्प में मिली सेकेंड वो सेव करा के रखता है, लेकिन यहाँ जो अपना डेटाबेस है उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है अपने को डेट टाइम फॉर्मेट में, और इस तरह से अपने को लगभग कुछ दिखाएगा। तो 2 चीजें अपन यूज करेंगे। हालांकि अपन सारी चीजें अपन यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो डेट सिर्फ अपने को अगर लेना है तो क्या लेंगे, डेट, ठीक है ना। अगर डेट टाइम दोनों लेना है जिसमें डेट भी हो और टाइम भी हो तो क्या लेंगे, डेट टाइम लेंगे, डेटा टाइप, है ना। और अगर अपने को टाइम स्टाम्प यूज करना है तो वो क्या करेंगे, उसको टाइम स्टाम्प भी अपन ले सकते हैं। तो ज्यादातर लोग ये लेते नहीं है, 2 चीजें अपने यूज करेंगे। और ये तीसरा चीज है टाइम, जहां सिर्फ अपने को टाइम सेव कराना हो, आवर, मिनट और सेकंड में। देखिए यहाँ 24 आवर की बात हो रही है, यहाँ एएम पीएम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 24 आवर फॉर्मेट में नंबर मतलब डेटाबेस में डेटा को सेव कराना होगा। और जब आपको दिखाना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको किसी भी फॉर्मेट, है ना। तो यहाँ डेटाबेस में सेव होगा, सिर्फ अपना रॉ डेटा सेव होता है, और क्या होगा, 24 आवर टाइम में सेव होगा। तो यहाँ अपन तीनों यूज कर सकते हैं। तो डेट टाइम के लिए अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे डेट टाइम, टाइम स्टाम्प को छोड़ दीजिए। यहाँ अगर सिर्फ अपने को डेट करना है तो डेट, डेट टाइम दोनों करना है तो डेट टाइम, और सिर्फ टाइम करना है तो अपन क्या करेंगे, कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, टाइम, ठीक। तो ये सारी चीजें अपन यूज करेंगे, इनको आप लिख के रख लीजिए। इनके अलावा अपन अभी तो यूज नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपका जो करियर हो, मतलब 25 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी आपको आगे जब तक आपने काम करना है, तो रेयर केस होगा जब आपको इनके अलावा और कोई भी कैरेक्टर आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मली क्या है, अपने को यही डेटा टाइप अपने को यूज करना, ठीक। अब बैक अपना आते हैं किसमें, टेबल बना रहे थे अपन, क्रिएट टेबल, ठीक, कॉलम, डेटा टाइप, इमेज टाइप कुछ नहीं है, इमेज का यूआरएल अपन सेव कराते हैं तो उसको, या तो आप टेक्स्ट में, अगर बहुत बड़ा यूआरएल अपना आ रहा है 2 पेज का यूआरएल, तो अपन क्या कर सकते हैं, इमेज को सेव करा सकते हैं। तो नॉर्मली अपन इमेज क्या है, उसकी यूआरएल सेव कराते हैं, ना कि पूरी की पूरी अपन इमेज सेव कराएंगे। तो देख लेते हैं कि अपने को फोल्डर में क्या है, अपलोड, किसी न किसी एक फोल्डर में अपलोड करा देते हैं, और सिर्फ इमेज का नाम या फिर उसकी यूआरएल को अपने डेटाबेस में सेव कराते हैं, है ना। तो आपको उसके लिए अपने को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं कि इमेज किस में सेव कराएंगे, फाइल किस में सेव कराएंगे, ना। तो ये कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट अपन अपलोड करा देंगे और उसका नाम सेव कराते हैं अपन, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, कोई भी टेबल को क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल का नाम और डेटा टाइप लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आज तो शायद क्रिएट ही बस हो पाएगा। तो क्रिएट डेटाबेस अपन ने सेलेक्ट कर लिया है, माइस्क्यूएल लर्न क्रिएट टेबल
टेबल का नाम, टेबल का नाम मान लीजिए यूजर्स टेबल अपने को क्रिएट करनी है तो स्मॉल में देंगे यूजर्स, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ अपन अब क्या देंगे, कॉलम का नाम। तो पहला कॉलम का नाम आईडी। अब आईडी किस में रहेगी, स्पेस देंगे, इंटीजर में रहेगी और उसमें कितने कैरेक्टर रहेंगे, 11। ठीक है ना, मान लीजिए अपने पास 11 कैरेक्टर के तक आ सकता है। मीन्स जैसे मान लीजिए अपने आईडी जो पहली शुरू होगी वो होगी 1, ठीक है ना, फिर दूसरी शुरू होगी वो 2, है ना, 2, ऐसे ही अपन 11 कैरेक्टर तक ये जा सकती है। तो लगभग इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने यूजर क्या है सेव हो पाएंगे अपनी टेबल में। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर नेम या फिर फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इसका अपन क्या करेंगे, ये फर्स्ट नेम क्या है, किस में सेव होगा अपना, देखिए स्ट्रिंग में सेव होता है। आईडी क्या है, अपन नंबर में सेव कराएंगे तो इंटीजर दिया है। फर्स्ट नेम क्या है कि अपना किस में सेव होगा, VAR CHAR में सेव करा दूंगा मैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे VAR CHAR और यहाँ साइज देंगे तो मैं क्या दे देता हूँ, डिफॉल्ट। अब 255 कैरेक्टर का किसी का नाम तो होगा नहीं, फिर भी मैं मैक्सिमम एक एज्यूम करके रखूंगा कि हाँ इतना तक आ सकता है। ठीक है ना, बाकी 50-60 जो भी अपने को आपको रखना है रख सकते हैं। और VAR CHAR रखने का फायदा मैंने आपको बता दिया है कि जितना डेटा सेव होगा सिर्फ उतना स्पेस ले लेता है, स्पेस लेगा। अगर सिर्फ आप कैरेक्टर लिखते तो वो क्या करता, 255 का स्पेस लेता, भले आप उसमें सेव कराओ वैल्यू या ना कराओ, है ना। अगर कोई रो बनेगी तो उतना वो स्पेस मेमोरी में लेगा। तो अपन क्या यूज करेंगे, VAR CHAR। फिर लास्ट नेम, कॉमा लगाया, लास्ट अंडरस्कोर नेम, फिर ये भी रहेगा VAR CHAR में। वेयर केयर इसको मैं हम लोग बोलते हैं, है ना, तो आप लोग भी इसको करना वेयर केयर। और लास्ट नेम हो गया, फिर है ईमेल, ईमेल और VAR CHAR और क्या करता हूँ इसको 255 और एक ले लेता हूँ मोबाइल नंबर, इसको ले लेते हैं इंटीजर में और ये कितने हो कैरेक्टर का होगा, 10 कैरेक्टर का होगा। फिर एड्रेस और ये क्या होगा, टेक्स्ट में होगा। ठीक, ये किया अपन ने और लास्ट में क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। ये अपने टेबल के कॉलम हो गया, पहले आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है ना, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारे अपने क्या होंगे, कॉलम होंगे। सेमीकोलन लगाएंगे और गो करेंगे। देखिए एक यूजर वाली जो टेबल है ये अपनी क्या है, इंसर्ट हो गई। ठीक है ना, यहाँ और यहाँ देखोगे इसमें जो एक्सपांड करोगे प्लस आइकन में क्लिक करोगे तो यहाँ कॉलम दिखाएगा। तो जो जो कॉलम अपन ने क्या है ऐड किए थे, जैसे आईडी अपन ने क्या है ऐड किया था, फर्स्ट नेम, ईमेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, ये क्या है सेव हो गया है। आप इसको देख भी सकते हो, जैसे क्वेरी में गए और ये टेबल को पहले सेलेक्ट करिए, यूजर वाली टेबल को आप सेलेक्ट करिए तो देखिए ऊपर जो अपना इसको ब्रेड क्रम कुछ ऐसा बोलते हैं, तो वहां अपना यूजर भी टेबल, यूजर्स टेबल भी सेलेक्ट हो गई। तो यहाँ देखिए अपने को सारे कॉलम है लेकिन उसके अंदर अपने कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। इसके इसमें जाएंगे स्ट्रक्चर में तो ये देखिए जो अपन ने स्ट्रक्चर डाला था वही आया। जैसे इंटीजर में 11 कैरेक्टर दिया था अपन ने, फर्स्ट नेम, वेयर केयर दिया था। इनको अभी कलेक्शन और ये सब एट्रीब्यूट अपन इग्नोर करेंगे, उसको देखेंगे बाद में क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ क्या है, फर्स्ट नेम अपन ने डाला, लास्ट नेम अपन ने डाला, ईमेल डाला, मोबाइल नंबर और एड्रेस, तो ये कॉलम अपना बन गया है। इसको ब्राउज करोगे तो अभी क्या है, अभी कोई भी वैल्यू इसमें नहीं। तो कॉलम अपने को टेबल बनाने के लिए क्या सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और ब्रैकेट में सारे कॉलम और उसके डेटा टाइप देना पड़ेगा कॉमा सेपरेटेड। तो वो क्या करेगा, अपने को टेबल क्रिएट करके देगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्लास भी लगभग खत्म होने वाली है।
फिर अपन देखेंगे कि आगे इसमें टेबल में कैसे अपन वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे वैल्यू, ठीक है ना, कैसे डिलीट करेंगे अपन वैल्यू को, तो ये देखेंगे। अभी अपन मान लीजिए कोई नया कॉलम ही ऐड करना है, तो वो भी अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या फिर इस टेबल को डिलीट करनी है तो वो क्या करेंगे, अपन डिलीट करना सीखेंगे कि कैसे डिलीट होगी, ठीक है ना। बहुत सारे कंस्ट्रेंट भी आते हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, उनके भी कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे कल की क्लास में, है ना। तो अभी क्लास एंड करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करिए, डेटाबेस को क्रिएट करना। ये याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं कि पहले से जो डेटाबेस बने बनाए अपने को मिलेंगे, उसमें छेड़खानी मत करिएगा, है ना। उसमें अगर कुछ आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सीख के या फिर जो भी, तो क्या है कि वो पूरा इफेक्ट करेंगे आपका जो सिस्टम है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश हो जाएगा, है ना। तो उसको ध्यान में रखिएगा, और आप कर सकते हैं जो भी आपको नया डेटाबेस बनाना है तो वो बनाइए, उस डेटाबेस को यूज करना है तो उसको यूज करिए, है ना। उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर अपने को टेबल बनाना है, कौन कौन से कॉलम रखना है, तो आप बनाना पहले सीखिए कि कैसे अपन बनाएंगे।